हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल की में आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट के बारे में। देखिए, सबसे ज़्यादा जो ऐसे मान लीजिए मिथ्स एंड लेजेंड्स जो हैं वो इसी पोस्ट के बारे में है कि लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि ये डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है, कितना बड़ा डिपार्टमेंट है। तो आपको थोड़ा सा मैं इसका ब्रीफ देता हूँ। देखिए, ये ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका जो तरीका है, वे ऑफ वर्किंग, वो सबसे ज़्यादा टाइम के साथ चेंज होता है। ठीक है, टाइम के साथ सबसे ज़्यादा चेंज होने वाला अगर कोई डिपार्टमेंट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, पहली चीज़। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है वो इसकी बैकबोन माना जाता है। पूरे डिपार्टमेंट की जो बैकबोन है वो यही पोस्ट है, सारे काम यही बंदा करता है। ऐसे मान लीजिए इसके ऊपर वाले भी बाहर ज़्यादा काम नहीं करेंगे, इसके नीचे वाले भी ज़्यादा काम नहीं करेंगे, सारा बोझ किसके कंधों पर रहेगा? इंस्पेक्टर के कंधों पर रहने वाला। तो अगर हम टाइम में थोड़ा सा पीछे चलें तो एक टाइम होता था जब इंस्पेक्टर के पास घोड़ा होता था, घोड़ा और चाबुक रखता था ये टैक्स कलेक्शन के लिए। फिर धीरे धीरे टाइम आया, ये बुलेट रखने लग गया। फिर धीरे धीरे टाइम आया, देश आज़ाद हुआ। ये आज़ादी से पहले का है डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आज़ादी से पहले से चलता आ रहा है। तो अपना जो इंडिया का एक्चुअल जो एक्ट बना था वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 से चालू हो रखा है। उससे पहले भी टैक्स कलेक्शन होता था, लेकिन जो प्रॉपर एक्ट अपना बना देश का वो बना 1961 के अंदर। उसके बाद लगातार इस डिपार्टमेंट में चेंजेस आते गए आते गए आते गए। अभी रिसेंट जो चेंज हमने देखा था वो देखा था 2019 और 2020 के अंदर। तब इस डिपार्टमेंट ने एक मुहिम स्टार्ट की थी जिसका नाम था फेसलेस असेसमेंट प्रोसीडिंग। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसको थोड़ा सा समझिए क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है आज के टाइम की जो इसकी वर्किंग है उसके अंदर। कैसे है ये बड़ा फैक्टर? देखिए कि 1920 से पहले जो असेसमेंट होते थे वो इस तरीके से होते थे। आप बोर्ड की जो कॉपियां होती है, ऐसे समझिए अगर सीबीएसई बोर्ड में आप पढ़ते हैं और 10th क्लास का आप बोर्ड का पेपर दे के आए, तो क्या होता था? आपने जिस सेंटर, मान लो ए सेंटर पे आपने एग्जाम दिया, यहाँ से आपकी कॉपियां पैक होती थी, नॉर्थ वाली कॉपियां चली जाती थी साउथ में, और साउथ वाली कॉपियां आ जाती थी नॉर्थ में, ईस्ट वाली वेस्ट में, वेस्ट वाली ईस्ट में, ऐसे शफलिंग हो जाती थी। कॉपी के ऊपर आपका नाम नहीं जाता था, ना आपका रोल नंबर जाता था, सिर्फ एक कोड जाता था। वो पन्ना हटा लेते थे नाम वाला, वो कॉपियां जाती, वापस जब आती थी तो सेम कोड का वापस पन्ना अटैच कर देते थे। जिससे क्या है कि जो एग्जामिनर होता था उसको ये बिल्कुल पता नहीं चलता था कि ये किसकी कॉपी चेक कर रहा है, वो लड़का है कि लड़की है कि क्या नाम है, कुछ भी नहीं पता चलता था एग्जामिनर को। वो बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि आंखों पे पट्टी बांध के आपकी कॉपी चेक कर रहा है। जिससे कि हम ये मान के चलते हैं अगर उसको कोई ऐसा नाम आ गया जो उसका जानकार है तो हो सकता है ज़्यादा नंबर दे दे, या कोई ऐसा नाम आ गया जिस नाम से इसकी ऑलरेडी दुश्मनी हो रखी है तो नंबर कम दे दे। तो ऐसी चीज़ें ना हो इसलिए क्या करते थे, बोर्ड की जो कॉपियां चेक होती उनमें नाम आगे नहीं जाता था। सेम कंसेप्ट डिपार्टमेंट ने 1920 में स्टार्ट किया, फेसलेस असेसमेंट। इससे पहले जो असेसमेंट होते थे तो जो आईटीओ होता था या एसी होता था उसके पास जो फाइल आती थी, पहली बात तो वो उसके लोकल एरिया की फाइल होती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी पोस्टिंग जयपुर है तो मेरे पास जो असेसमेंट करने के लिए आते थे वो जयपुर की ही फाइलें होती थी। मान लीजिए अगर मैं गुवाहाटी में हूँ तो मेरे पास जो फाइल्स आती थी वो गुवाहाटी की आती थी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका फायदा ये होता था, डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, कि जयपुर में आप पोस्टिंग है, जयपुर की फाइल आई है, तो आपको उस एरिया में कैसे कैसे काम चल रहे हैं, किस टाइप की इंडस्ट्रीज है, किस टाइप के बिजनेसेस हैं, आपको बड़ा आराम से पता है। आप उनको असेस बड़ा आराम से कर सकते हो। आपको पता है भाई कहाँ टैक्स चोरी हो रही है, किस तरीके से टैक्स चोरी हो रही है, वो पैटर्न आपको काफी हद तक पता रहता है। दूसरा, हर साल सेम उसी टाइप के केसेस बार बार आते हैं, तो आपको लगभग मोटा मोटी आइडिया होता है कि हाँ ये इस तरीके का काम कर रहा है, ये इस तरीके का, कितने डिडक्शन देने हैं, कितने डिसअलाउ करने हैं, ये सारी बातें आपको पता चल जाती है। लेकिन फेसलेस होने से क्या पंगा हो गया? फेसलेस होने से ये पंगा हो गया कि आईटीओ को तो ये पता है कि किसकी फाइल है, उसके पास तो नाम है उसका, लेकिन जो एसएससी है जिसका केस असेस हो रहा है उसको नहीं पता चलता कि मेरा केस गुवाहाटी में है कि जयपुर में है कि दिल्ली में है कि मुंबई में है। तो डिपार्टमेंट ये चाहता था कि भैया, उनको ऐसा लगता था सरकार को कि ये इस वजह से क्या है कि डिपार्टमेंट में हो सकता है कुछ लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा हो,
या जो एसएससी है उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हो कि फेसलेस कर देंगे तो भ्रष्टाचार इनको लगा कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा और एसएससी की बात बड़े आराम से सुनी जाएगी, क्योंकि आपस में दोनों का जो लिंक था, पहले सीए आता था, वहां से फाइल लेके आता था, सामने बैठ के डिस्कस होता था कि भाई यहाँ ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, आप ठीक करवा के लाओ जो भी है। अब सीए का और आईटीओ का यानी डिपार्टमेंट का आपस में लिंक काट दिया, बीच में फेसलेस कर दिया। अब आपको सामने नहीं पता कि आपका एसएससी कौन है या कौन आपका असेसमेंट कर रहा है, ये चीज होगी। इसके दुष्प्रभाव भी बहुत हैं। एक छोटा सा दुष्प्रभाव आपको समझाता हूं, देखिए देखिए मान लीजिए एक किसान आदमी है, ठीक है, एक बिजनेसमैन आदमी है और ये अपना डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब देखिए फेसलेस में क्या कंसेप्ट है, पहले जो नोटिस जाते थे, मान लीजिए किसी का केस सेलेक्ट हुआ, हमें नोटिस भेजना है, तो हम नोटिस भेजते थे, पुराने टाइम की बात कर रहा हूं, 1920 से पहले नोटिस जाता था बाय पोस्ट। कैसे जाता था? बाय पोस्ट जाता था। अगर बाय पोस्ट अगले को नहीं मिला है तो वो नोटिस वापस डिपार्टमेंट के पास आ जाता था, तो फिर वो नोटिस सर्वर या फिर इंस्पेक्टर को बोलते थे कि भैया ये आप नोटिस दे के आओ। तो या तो नोटिस सर्वर जाता था, इंस्पेक्टर जाता था, उसका एड्रेस ढूंढता था, बंदा ढूंढता था एंड नोटिस उसके हाथ में देता था। ये कंफर्म करना होता था कि भैया नोटिस अगले बंदे को मिले ताकि वो रिप्लाई दे सके। अब क्या कर दिया, अब नोटिस कर दिया है बाय ईमेल। कोई भी डिपार्टमेंट का नोटिस जा रहा है बंदे के पास, वो कैसे जा रहा है? बाय ईमेल। अब ईमेल कौन सी जा रही है? ईमेल जा रही है भैया जो उसने पैन कार्ड बनवाते समय दी थी, या अगर वो रेगुलर फाइलर है जो अपनी वो रिटर्न में जो उसने ईमेल दे रखी, या तो वो, या जो पैन में, ज्यादातर में जो पैन में दे रखी है वही होती है। अब आपको पता अपने इतने बड़े देश में जो पैन बना था या बनाते हैं लोग, वो बनाते हैं किससे? ई मित्र वालों से। और ई मित्र वाले भाई साहब इतने होशियार होते हैं या इतने ज्यादा समझदार होते हैं, वो अब जैसे किसान अपना पैन बनवाने गया, किसान के पास तो अपनी मेल आईडी होती नहीं है, वो ई मित्र वाला अपनी मेल आईडी ठोक देता है वहां पे। तो अब जो भी नोटिस जा रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं कि वो बंदों के पास जा रहे हैं, वो नोटिस जा रहे हैं ई मित्र वाले के पास। ई मित्र वाला 5 साल पहले काम करता था, तब उसने पैन बनाए थे, अब वो धंधा ही कोई दूसरा कर रहा है, उसका मेल पड़ा है, उस पर मेल जाए जा रहे हैं, डिपार्टमेंट के जाए जा रहे हैं, रिप्लाई कोई आ नहीं रहा। तो क्या होता है कि किसान के पास लेटर पहुंचा नहीं, उसको पता ही नहीं मेरा केस खुल गया। केस खुल जाता है, असेसमेंट हो जाता है, डिमांड निकल जाती है, सब कुछ हो जाता है, इसको तो पता ही नहीं चला। इसको पता कब चलता है? किसान से मेरा मतलब है ऐसे सभी लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनके ईमेल वगैरह जिनके पास नहीं, ऐसे सब लोग आ गए इस कैटेगरी में। कोई नॉर्मल रेडी चलाने वाला हो सकता है, ठेला वाला हो सकता है, किसान हो सकता है, लेबर हो सकता है, कोई भी ले लीजिए। जो मैं मानता हूं कि लगभग 40 से 50% अपनी जो पॉपुलेशन है देश की, वो लगभग इसी कैटेगरी में आती है। तो इसको पता ही नहीं चला कि मेरा असेसमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। इसको पता कब चलेगा? इसको पता तब चलेगा जब उसका डिपार्टमेंट खाता अटैच कर लेगी। अकाउंट जब अटैच हो जाएगा, अटैच करने का मतलब हो गया कि आपके खाते में अब इनकमिंग तो जा सकती है, कोई भी पैसा जमा करा सकता है, लेकिन आप वापस नहीं निकाल सकते, ना कैश निकाल सकते हो, ना आप आरटीजीएस कर सकते हो, ना यूपीआई कर सकते हो। बस इनकमिंग फ्री है, पैसा डालना जितना डाल दो, निकलेगी चवन्नी भी नहीं। निकालेगा कौन? सीधा डिपार्टमेंट निकालेगा। तो ऐसे अब 40-50 पॉपुलेशन, 40-50% पॉपुलेशन जिनके असेसमेंट हुए हैं और उनको पता ही नहीं कि हमारे असेसमेंट हो गए, इनको पता तब चलता है जब अटैच हो गया अकाउंट। अकाउंट अटैच होने के बाद फिर इनकी सारी प्ली खत्म हो जाती है, इनका जो ऐसे मान लीजिए अपील करने का टाइम था वो भी खत्म हो गया, फिर बड़ा लंबा फंस जाता है मामला। और इसी वजह से क्या हुआ है, देखिए आप, फेसलेस आने से पहले अगर मैं एरियर डिमांड्स की बात करूं तो अपने देश की टोटल एरियर डिमांड चल रही थी 22 लाख करोड़। ये इतना पैसा था जो लोगों से वसूलना था। लेकिन पिछले 26 सालों का, आज़ादी से लेकर अब तक का 22 लाख करोड़ हमारा पेंडिंग था जो लोगों से वसूलना था। लेकिन फेसलेस आने से क्या हुआ, अगर 2024 का लेटेस्ट डाटा बताऊं तो ये 44 लाख करोड़ हो गया है, पिछले 4 सालों में डबल हो गया है। अब आप सोच लीजिए, ये 22 लाख का जो 44 लाख करोड़ हुआ है, ये जो जस्ट डबल हुआ है, ये पैसा ये लोग दे रहे हैं कि इन लोगों का पेंडिंग है? आप खुद समझ जाइए किसका पेंडिंग है, पहली चीज। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है कि एसएससी और डिपार्टमेंट के कांटेक्ट नहीं। अब देखिए जो बिजनेसमैन होगा
उसके पास पूरी अकाउंट्स की टीम है, उसके मेल आईडी सेट हैं, उसके पास सीए हैं, सब कुछ है। कोई भी नोटिस आएगा इसको तो पहले दिन ही पता चल जाएगा। अब ये लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम, जो अच्छे बिजनेसमैन है वो तो टाइम टू टाइम रिप्लाई करते रहेंगे, सब कुछ चलता रहेगा, इनका असेसमेंट ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन जो ज्यादा होशियार है, उनको पता है इन्होंने गलती करी है, इनको पता है इन्होंने गलती करी है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इस चीज का उठाते हैं फायदा। कैसे उठाते हैं समझिए। मान लीजिए 31 दिसंबर डेडलाइन है डिपार्टमेंट की कि इस तारीख तक हमें असेसमेंट कंप्लीट करना है। हमने इस बंदे को, जो बहुत ज्यादा चालाक है या मान लीजिए गंदा बिजनेसमैन है, इसको हमने नोटिस दिया 20 मई से हम नोटिस दे रहे हैं इसको, भैया ये चीजें बताओ। ये बंदा एक रिप्लाई छोटा सा कर देगा, आधी अधूरी जानकारी दे देगा, फिर गायब हो जाएगा। फिर हमने इसको मान लीजिए 15 दिन बाद, 20 दिन बाद फिर नोटिस दिया, जून में दिया, फिर इसने जवाब नहीं दिया, हमने दोबारा नोटिस जुलाई में दिया, फिर इसने जवाब नहीं दिया, हमने नोटिस अगस्त में दिया, फिर इसने छोटा सा रिप्लाई दे दिया, ताकि ये ऐसा भी नहीं लगे कि रिप्लाई नहीं कर रहा और करना भी नहीं चाहता, दोनों ही काम कर रहा है। छोटा मोटा कुछ रिप्लाई दे देगा, एक आध लाइन का रिप्लाई दे देगा, बाकी का नहीं देगा। ये वेट कर रहा है 31 दिसंबर के आसपास पहुंच जाओ। तो डिपार्टमेंट वाले बंदे बेचारे नोटिस देते देते अगस्त के बाद सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा। नवंबर में जाते जाते मान लीजिए 30 नवंबर या 10 दिसंबर के आसपास आपने फाइनल शोकॉज दे दिया इसको। 10 दिसंबर को आपने फाइनल शोकॉज दे दिया कि भैया अब अगर जवाब नहीं दिया ना तो ये तेरे एडिशन कर देंगे। अब ये बंदा 10 के बाद इसको 7 दिन का टाइम देना पड़ेगा, मिनिमम 7 दिन का टाइम देना पड़ता है। इसके पास डेट आ गई 17 दिसंबर तक की। अब ये क्या करेगा, 17 दिसंबर की शाम को बैठेगा और धमाधम ऐसे मान लीजिए रिप्लाई की बाढ़ ला देगा। रिप्लाई भी कैसे होता है, ऑनलाइन होता है, आपको डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने। अब मान लीजिए इसका 1 साल की अगर बात करें या 2 साल की बात करें, जैसे इससे मांगा कि भैया आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट दीजिए, इसने अपना अकाउंट स्टेटमेंट देखा, उसमें ऐसे मान लीजिए 5000 पेजेस हो गए 1 साल के। इसने 10,000 पेजेस उठाए और डिपार्टमेंट को फ्लश कर दिए कि लो भैया 10,000 पन्ने देख लो, अब कितना देख लोगे। अब डिपार्टमेंट 17 दिसंबर तो आ चुकी है, 31 दिसंबर तक केस फाइल करना है। वो 5,000 10,000 पन्ने कब देखेगा, और उठपटांग कागज भेज दिए, कुछ कागज उसने पीडीएफ साफ नहीं बनाई, आधी चीजें दिख रही आधी चीजें नहीं, ऐसे करके रिप्लाई तो इसने कर दिया, लेकिन ना वो पढ़ने का टाइम है ना ढंग से पढ़ा जा रहा है। इसको फिर अगर लेटर देते हैं कि भैया साफ सुथरा भेज, तो फिर ये 5-7 दिन ले लेगा, ये करके ले आएगा 25 दिसंबर। अब 25 दिसंबर आ गया, डिपार्टमेंट को 31 तक फाइनल करना है। अब इसका ढंग से पढ़ पाएंगे नहीं, कुछ कर पाएंगे नहीं, तो बंदे के पास इसकी भी जान फंसी हुई, आईटीओ को भी जवाब देना कि भैया डेडलाइन क्रॉस होनी नहीं चाहिए, आज तक कोई भी केस डेडलाइन क्रॉस नहीं किया। तो बंदा क्या करेगा, 25 दिसंबर आ चुकी है भैया, जान छुड़ानी है, सब कुछ सही मानते हुए ये लो भैया नील पे एडिशन हो गया असेसमेंट आपका। तो जो धूर्त बिजनेसमैन है वो इस तरीके की चीज काम में लेते हैं, और जो बेचारे सीधे साधे हैं जिनको पता ही नहीं है, उनकी डिमांडें आई जा रही है। ये ऐसा कचरा हो गया है कि मतलब ठीक है, इस चीज के फेसलेस करने के कुछ फायदे थे, लेकिन अब अगर रियलिटी में आप देखोगे तो नुकसान ज्यादा है। तो नुकसान ज्यादा होने की वजह से एरियर डिमांड बढ़ती जा रही है, लोग बेचारे जो गरीब हैं और हैं वो फंसते जा रहे हैं, और जो धूर्त हैं उनको एक निकलने का आसान रास्ता मिल गया कि ये लो भैया हम तो ऐसे निकल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी कुछ दिखते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए, ये तो हो गया अंदर की बातें, बाहर की बातों पे आते हैं। बाहर की बातें ऐसे हैं कि देखिए, अभी भी अगर आप बात करें एसएससी के अंदर, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है, हरफन मोला जिसको बोलते हैं ना, कि मिक्स टाइप का है, जिसमें डेस्क जॉब भी है, आपके पास फील्ड जॉब भी है, दोनों टाइप के काम है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, वेल स्ट्रक्चर्ड डिपार्टमेंट है, मतलब इतना पुराना डिपार्टमेंट है, इतना बढ़िया सेटअप है, सब कुछ सेट है, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है काम के अंदर। तीसरी चीज, अगर अपन बात करें इंफ्रा की या पोस्टिंग की, कैसी जगह पे इसके ऑफिसेज हैं, दोनों बहुत बढ़िया हैं, कोई कमी नहीं है किसी चीज़ के अंदर, एसी वैसी ठुके हुए हैं, हीटर वगैरह लगे हुए हैं, और अच्छी अच्छी जगह ऑफिसेज हैं। दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, अजमेर हो गया, मतलब हर अच्छे जगह पे आपको इसका ऑफिस मिल जाएगा। एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी हैं, तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं इसकी। अगर टीएनपी की बात करें, बहुत ऐसे मान लीजिए बिल्कुल पारदर्शी हैं, आपको कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर पोस्टिंग में कि यार मेरी सुनी नहीं गई या मुझे यहाँ से उठा के वहाँ फेंक दिया। तो पनिशमेंट पोस्टिंग्स तो देखो अलग होती है, नॉर्मल ट्रांसफर पॉलिसी इसकी बहुत अच्छी है। बस बात आती है कि प्रमोशन की अगर अपन बात करें, तो प्रमोशन वाइज ये क्या है, स्टेट टू स्टेट बहुत डिफर करता है, ये स्टेट टू स्टेट की बात आ जाती है।
किसी स्टेट में प्रमोशन 4 साल में इंस्पेक्टर आईटीओ बन जाता है, कहीं पे 10 साल में भी नहीं बनता, कहीं 12 साल भी लग जा रहे हैं। तो ये सारी प्रमोशन में स्टेट टू स्टेट वाली बात अपन करें। बाकी वर्किंग स्टाइल बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, रेपो बहुत अच्छी है, सब बढ़िया है। बस चीज मैंने कम ही बता दी आपको कि फेसलेस होने से कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही है जिससे डिपार्टमेंट के लोग प्रेशर में ज्यादा आ रहे हैं। मतलब असेस पहले ये होता था कि डिपार्टमेंट की पावर ज्यादा होती थी, जिनके जो नॉर्मल आदमी उनकी पावर, जो मतलब सिविलियन से उनकी पावर कम होती थी। अब इस सरकार ने थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर दिया कि सिविलियंस की पावर बढ़ा दी, डिपार्टमेंट की पावर कम कर दी। तो आपको अब दब के रहना पड़ रहा है उन लोगों से जिनको पहले आप असेस करते थे। बात समझ में आ रही है क्लियर? तो आपकी पावर्स कम हो गई है। कम कैसे हो गई हैं कि आपकी जो पावर्स थी, जो पहले एक जैसे मान लीजिए आईटीओ के पास पावर थी या एसी के पास थी या जॉइंट के पास थी, वो पावर्स का इन्होंने अब क्या कर दिया, सेंट्रलाइज कर दिया है। सेंट्रलाइज मतलब क्या होता है, एक तो होता है डिसेंट्रलाइज, मतलब जो आपके पास पावर है आपने नीचे दे दी सबको। अब इन्होंने कर दिया सेंट्रलाइज, मतलब नीचे वाली पावर्स भी खींच के अपने पास ले लिए। यानी जो स्टेट का हेड है सारी पावर उसके पास है, नीचे किसी के पास कोई ज्यादा पावर नहीं है। आपको एक अगर 10,000 की पेनल्टी का नोटिस भी निकालना है ना, तो आपको ऐसे मान लीजिए सीआईटी तक भेजना पड़ेगा। पहले आईटीओ आराम से एक पेनल्टी लगा देता था कि किसी बंदे को नोटिस दिया, वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, टाइम चला गया, 10,000 की पेनल्टी ठोक दो। पेनल्टी ठोकते अगला बंदा अगली बार क्या टाइम से रिप्लाई करेगा। अब क्या है कि ये पावर आईटीओ से हटा के किसके पास चलेगी, आईटीओ के ऊपर होता है जॉइंट, जॉइंट के ऊपर होता है सीआईटी, 2 लेवल ऊपर चलेगी। अब ये पावर यहाँ पे चली गई। यहाँ जाने से अब क्या कि आपकी पावर घूमते घूमते ऊपर चली गई, और जितनी ज्यादा ऊपर पावर जाएगी उसका यूज नीचे फिर कम होता जाएगा। अब सबसे बड़ी जो चीज आ रही है इसके अंदर, मैंने कहा ये टाइम टू सबसे ज्यादा चेंज होने वाला टाइम के साथ डिपार्टमेंट है। अभी आप सुन रहे हैं कि डीटीसी आने वाला है। इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 है उसको चेंज करके ये क्या करना चाह रहे हैं, ये बना रहे हैं डायरेक्ट टैक्स कोड। ठीक है, ये बनने वाला है। अब देखिए जैसे पहले सर्विस टैक्स होता था या जैसे वैट वगैरह होता था, ये सारी चीजें चेंज करके क्या लेके आए थे, जीएसटी लेके आए थे। तो जीएसटी के लिए बोला गया था कि भाई बहुत सिंप्लीफाइड होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एकदम सिंपल बना देंगे, सब कुछ कर देंगे। कितना सिंपल है आपको पता है। आज ये बेचारे बिजनेसमैन तो छोड़ो, सीए लोगों के भी पसीने छूटते हैं। पूरा एक्ट तो किसी के आज भी समझ नहीं आया, 2017 से चल रहा है। ऐसा ही ये कह रहे हैं कि 1961 वाले इनकम टैक्स एक्ट को छोड़ के ये लोग डीटीसी लाएंगे। अब डीटीसी कितना सिंपल बनेगा निर्मला मैडम ही बता पाएंगी। ठीक है, जब आ जाएगा तब अपन इस पर भी डिस्कस कर लेंगे। तो टाइम के साथ चेंज होने वाला डिपार्टमेंट है, ये चीज पहले बता दी है, इसको भी थोड़ा सा कंसिडर करते हुए चले पोस्ट डालने से पहले। बाकी देखिए वर्किंग स्टाइल में कोई कमी नहीं है, कुछ भी कहीं कमी नहीं है, सैलरी भी टाइम टाइम मिलेगी, सब कुछ बढ़िया, ऑफिसर्स साफ सुथरे होंगे, बढ़िया कपड़े पहन के जाओगे। बस प्रॉब्लम क्या है कि वर्किंग स्टाइल लगातार थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। पहले ये डिपार्टमेंट जैसे एनफोर्स करता था, एनफोर्स करने का मतलब क्या होता है कि पब्लिक के ऊपर लागू करना, टैक्स लागू किया जाता था पहले, इसको एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट बोला जाता था। अब ये एनफोर्स से हटके ये डिपार्टमेंट कैसा बनता जा रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट बनता जा रहा है। सर्विस डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे बीएसएनएल आपको सर्विस देता है, तो इस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड सर्विस देगा। भैया आपकी क्या तकलीफ है, आपकी तकलीफें दूर करेंगे। क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि टैक्स तो बंदा अपने आप जमा करा रहा है, टैक्स लेना नहीं पड़ेगा। पहले टैक्स लेना पड़ता था, ठीक है, दबाव बनाना पड़ता था पब्लिक के ऊपर, भैया टैक्स जमा कराओ, टैक्स जमा कराओ। टाइम टू टाइम सेमिनार होते थे, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ करना पड़ता था, एडवांस टैक्स के लिए माथाफोड़ी करनी पड़ती थी, फोन करने पड़ते थे, भैया एडवांस टैक्स जमा करा, ये जमा करा, वो जमा करा। तो टैक्स पहले क्या होना पड़ता था, लेना पड़ता था, एनफोर्स करना पड़ता था। अब सरकार की सोच ये है कि भैया टैक्स तो अपने आप देंगे, लोग अपने आप देंगे, आप तो उनको क्या दो, सर्विस दो, उनकी जो तकलीफें हैं तकलीफें दूर करो। मतलब एक तरीके से टेलीकॉलर बना दिया, आपके पास फोन आ रहा है, जी मेरी रिटर्न नहीं भरी जा रही है, मैं क्या करूं, आप रिप्लाई बना के भेजो, भैया ऐसे ऐसे कर ले, तेरा काम हो जाएगा। तो इस तरफ ज्यादा जा रहा है, इससे इसकी तरफ मूवमेंट बढ़ता जा रहा है इसका। ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखने वाली है। चलिए बहुत हुआ आज के लिए, थैंक यू।